हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में क्लास 12th बायोलॉजी में 10वां लेक्चर देख रहे थे, जिसमें हम भ्रूण कोश अर्थात एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब अर्थात परागनली के प्रवेश की विधियों के बारे में जान रहे थे। आज हम इस लेक्चर में उसके आगे के प्रोसेस के बारे में जानेंगे, अर्थात हम ये देखेंगे कि प्रवेश के पश्चात पॉलन ट्यूब से जो नर युग्मक अर्थात मेल गैमीट्स होते हैं, वो मेल गैमीट्स कैसे भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं और उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परागनली से अर्थात पॉलन ट्यूब से मेल गैमीट्स का मुक्त होना, इसकी प्रक्रिया को जानेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है, जहां पर इसमें जो दो मेल गैमीट्स होते हैं, ये दोनों मेल गैमीट्स बनते कैसे हैं। पॉलन ग्रेन्स में उपस्थित जनरेटिव न्यूक्लियस विभाजित होकर के दो मेल गैमीट्स अर्थात नर युग्मक का निर्माण करता है। ये दोनों नर युग्मक इस पराग नली अर्थात पॉलन ट्यूब में निरंतर इसकी वृद्धि के साथ साथ आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। जब ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटर कर जाता है, तो इसमें ये कैसे मुक्त होते हैं। पहली विधि ये होती है कि इस पॉलन ट्यूब का शीर्ष फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये दोनों मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में डिस्चार्ज हो जाते हैं। या एक दूसरी विधि भी हो सकती है। इस दूसरी विधि में ये जो पॉलन ट्यूब का हेड होता है, टिप होता है, शीर्ष होता है, ये जो शीर्ष भाग में पोर बन जाते हैं, अर्थात यहां पर छिद्र बन जाता है। इस छिद्र के माध्यम से ये मेल गैमीट्स इस एम्ब्रियो सैक में डिफ्यूज हो जाते हैं। या एक तीसरी विधि भी कभी कभी देखने को मिलती है। इसमें जो पॉलन ट्यूब होता है, इसका ये जो टिप होता है, ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है और इसकी दोनों शाखाएं अलग अलग दिशाओं में मूव करती हैं, जिसमें से एक शाखा इस एम्ब्रियो सैक में उपस्थित जो एग सेल होता है, एग सेल फीमेल गैमीट मादा युग्मक, इसके पास चला आता है। और जो दूसरी शाखा होती है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस अर्थात द्वितीय केंद्रक के पास पहुंच जाता है, जहां एक मेल गैमीट इसके माध्यम से सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास और दूसरा मेल गैमीट इसके माध्यम से फीमेल गैमीट के पास तक पहुंचते हैं और अंततः
इन दोनों शाखाओं का जो शीर्ष होता है ये शीर्ष फट जाता है या इसमें छिद्र बन जाते हैं, जिसके द्वारा ये दोनों मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में फ्री हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं या डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, ये जो दोनों मेल गैमीट्स होते हैं ये मेल गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भाग लेते हैं, निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। ये जो आवृतबीजी पौधे होते हैं जिनको आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं, इन आवृतबीजी पौधों में जो निषेचन होता है इसे दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहा जाता है। अर्थात अब हम देखेंगे कि द्विनिषेचन कैसे होता है। ये द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो मेल गैमीट होते हैं इनमें से एक मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज कर जाता है, मिल जाता है। इस प्रोसेस को संयुग्मन सिनगैमी कहते हैं। इस सिनगैमी अर्थात संयुग्मन के फलस्वरूप यहां पर युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ये जाइगोट 2n अर्थात द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, जबकि दूसरा मेल गैमीट ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे आप द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं, इस द्वितीयक केंद्रक से फ्यूज कर जाता है अर्थात मिल जाता है। इस द्वितीयक केंद्रक से जो मिलने की प्रक्रिया होती है उसे हम त्रिसमेकन अर्थात ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इस तीन समीकरण के फलस्वरूप यहां पर जो कोशिका बनती है उसे हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो बनने वाली कोशिका केंद्रक जिसे आप प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहते हैं। यह प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका त्रिगुणित अर्थात ट्रिप्लॉइड होती है। इसमें 3 केंद्रक होते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं संयुग्मन अर्थात सिंगैमी, त्रिसमेकन अर्थात ट्रिपल फ्यूजन, दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ सम्मिलित रूप से हम द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं।
आप सीधे से या सरल शब्दों में यह कह सकते हैं, इस प्रक्रिया में दो नर युग्मक अर्थात दो मेल गैमीट फ्यूजन में भाग लेते हैं, निषेचन में भाग लेते हैं, इसलिए इसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है। इस जो पहली निषेचन की प्रक्रिया होती है जिसे आप संयुग्मन कहते हैं, इसे सत्य निषेचन या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन आप कहते हैं, या इसी को आप सिंगैमी भी कहते हैं। इस प्रक्रियाओं में जो बनने वाली 2 कोशिकाएं होती हैं जिनको आप जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं, इस जाइगोट से भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो भ्रूण का विकास होता है। जबकि दूसरी जो केंद्रक होता है जिसको आप प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस कहते हैं, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आगे की ओर या आगे यह भ्रूण कोश अर्थात एंडोस्पर्म के निर्माण में भाग लेती है। आवृतबीजी पौधों में जो ये डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है, इसका अध्ययन सबसे पहले 1898 अर्थात 1898 में नवासिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसे सर्वप्रथम उन्होंने लीलियम व फ्रीटिलेरिया नामक पौधे में देखा था। बाद में यह देखा गया कि यह प्रोसेस आवृतबीजी पौधों अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सामान्य रूप से होता है। इस डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो जाइगोट होता है, ये भ्रूण का और जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है, यह भ्रूणपोष का निर्माण करती है। यह प्रोसेस कैसे होता है, इसको जानने से पहले हम देखेंगे निषेचन के पश्चात पुष्प में या उसके विभिन्न भागों में क्या क्या अंतर या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो हम इस तरह से क्रमशः जानते हैं। निषेचन के पश्चात जो बाह्यदल होता है अर्थात कैलिक्स होता है, ये सूख कर गिर जाते हैं। जो कोरोला होते हैं अर्थात दलपुंज होते हैं, ये भी सूख करके गिर जाते हैं या सूख जाते हैं। जो एंथर होते हैं अर्थात परागकोश होते हैं, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो पुंकेसर होता है, स्टेमेन होता है, ये भी सूख जाते हैं। स्टिग्मा सूख जाती है, स्टाइल सूख जाता है, और जो इसमें ओवरी होती है, ये ओवरी फल अर्थात फ्रूट्स में डेवलप हो जाती है। इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल या कुछ में ओव्यूल्स भी होते हैं, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। ये जब डेवलप करते हैं तो इनसे सीड अर्थात बीज का निर्माण होता है। अब हम जानते हैं कि बीजांड में अर्थात ओव्यूल में निषेचन के फलस्वरूप क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, इस भ्रूणकोश में एम्ब्रियोसेक में यहां पर 3 एंटीपोडल सेल प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं।
यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप एक प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। यहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल अर्थात सहायक कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर निषेचन के पश्चात बना जाइगोट होता है। इनमें से ये जो 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, निषेचन के पश्चात ये नष्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये जो 2 सिनर्जिड सेल होती हैं, ये भी फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो जाइगोट होता है यह एम्ब्रियो और जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है ये भ्रूणपोष अर्थात एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। इसके आगे हम ये जाइगोट से जो भ्रूण बनता है, इस भ्रूण और इसके विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। हम द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एम्ब्रियो सैक के भीतर फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हमने देखा 2n जाइगोट अर्थात द्विगुणित कोशिका जिसे आप युग्मनज कहते हैं, इस युग्मनज का निर्माण होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। यह युग्मनज भ्रूण बनाने की प्रक्रिया में जो सबसे पहला परिवर्तन करता है, उस प्रक्रिया में सबसे पहले इस जाइगोट के चारों ओर एक सेलुलोज की एक मोटी सेल वॉल बन जाती है, यानी कि कोशिका भित्ति बन जाती है। इसके चारों ओर सेलुलोज की एक मोटी सेल वॉल बन जाती है। उसके पश्चात ये अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा, ट्रांसफर सेक्शन द्वारा 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। एक कोशिका जो माइक्रोपाइल अर्थात मुख द्वार की तरफ होती है, इसे हम सस्पेंसर सेल, निलंबक कोशिका कहते हैं। और दूसरी कोशिका जो इसके नीचे की ओर बनती है, उसे हम एम्ब्रियोनिक सेल अर्थात भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। ये जो एम्ब्रियोनिक सेल होती है और ये जो सस्पेंसर सेल होती है, ये पुनः विभाजन करती हैं, यानी कि इनमें दूसरा विभाजन होता है। दूसरा विभाजन जो सस्पेंसर सेल करता है वह अनुप्रस्थ, परंतु जो एम्ब्रियोनिक सेल करता है वो अनुलंब होता है। अर्थात इनमें ट्रांसफर डिवीजन और इसमें वर्टिकल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाओं वाले भ्रूण अर्थात टी आकार की 4 कोशिकाओं वाले भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इस टी आकार के 4 कोशिकाओं वाले भ्रूण को हम पूर्व भ्रूण अर्थात प्रो इम्ब्रियो कहते हैं, पूर्व भ्रूण कहते हैं। इस पूर्व भ्रूण के बनने के पश्चात जो एम्ब्रियोनिक सेल होती हैं, दोनों एम्ब्रियोनिक सेल
इसमें तो विभाजन रुक जाता है, लेकिन ये जो सस्पेंसर सेल होती है ये बार बार विभाजन करती है और विभाजन के फलस्वरूप 6 से 10 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर के सस्पेंसर अर्थात निलंबक बनाती हैं। ये जो निलंबक होता है, सस्पेंसर होता है, इसकी जो सबसे निचली कोशिका होती है यह कुछ फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। इस बड़ी कोशिका को हम वेसिकुलर सेल या फिर इसी को हम हास्टोरियल सेल जिसे आप चूसक कोशिका भी कहते हैं का निर्माण होता है या चूसक कोशिका में बदल जाती है। और ये जो हास्टोरियल सेल होती है, ये हास्टोरियल सेल जो भ्रूण कोश होता है, ये माइक्रोपाइल का इंड होता है और इस माइक्रोपाइल इंड की ओर उपस्थित जो सस्पेंसर का हास्टोरियल सेल होता है यह इसकी भित्ति से चिपक जाता है और चिपकने के पश्चात इस भ्रूण कोश से भोजन अवशोषित करने का कार्य करता है, अर्थात यह भ्रूण का पोषण करता है। यहां से अवशोषित भोजन सस्पेंसर के माध्यम से एम्ब्रियोनिक सेल को पहुंचाया जाता है, यानी कि भ्रूण में पहुंचाया जाता है। इस सस्पेंसर की जो सबसे निचली कोशिका होती है, इस निचली कोशिका को हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये जो हाइपोफाइसिस होता है यह इस हास्टोरियल सेल से आए हुए भोजन को एम्ब्रियोनिक सेल तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये मूलांकुर के जो विकास होते हैं, उस मूलांकुर के विकास के समय उसका जो शीर्ष भाग होता है, अर्थात मूलांकुर का शीर्ष हेड जो बनता है वो इसी हाइपोफाइसिस के द्वारा ही बनता है। इस घटना के पश्चात जो एम्ब्रियोनिक सेल होती है उनमें विभाजन आरंभ होता है। इस विभाजन में ये 4 कोशिकाएं विभाजित होकर के 8 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इन 8 कोशिकाओं में जो हाइपोफाइसिस से लगी कोशिकाएं होती हैं, उन हाइपोफाइसिस से लगी कोशिकाओं को हम हाइपोबेसल सेल तथा जो उससे लगी नीचे की कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इन कोशिकाओं को हम ईपीबेसल सेल कहते हैं। हाइपोबेसल सेल रेडिकल व हाइपोकोटाइल का निर्माण करती हैं। रेडिकल अर्थात मूलांकुर और हाइपोकोटाइल अधोबीजपत्र का विकास इस हाइपोबेसल सेल से होता है, जबकि जो ईपीबेसल सेल होती है, ये ईपीबेसल सेल ये प्लूम्यूल
जिसे आप प्रांकुर कहते हैं, और बीज पत्र जिसे आप कॉटिलेडॉन कहते हैं, इन रचनाओं का निर्माण करती हैं। आप ध्यान रखें, ये भ्रूण की अष्टक अवस्था होती है, जिसमें एम्ब्रियोनिक सेल में 8 कोशिकाएं होती हैं। इसके पूर्व 4th सेल स्टेज होती है। इस अष्टक सेल में बारंबार विभाजन होता है, बार बार विभाजन होता है, और इसी विभाजन के फलस्वरूप अनेक कोशिकाओं अर्थात कोशिकाओं के कई स्तर बन जाते हैं। ये जो कोशिकाओं के विभिन्न स्तर होते हैं, इनमें सबसे बाहर की ओर बना स्तर जिसको आप डर्मेटोजन चर्म स्तर, जो बाहरी आवरण का निर्माण करता है, इसके भीतर का जो स्तर होता है, इसे हम पेरिब्लम कहते हैं, और इसके भीतर जो लेयर बनता है उसे हम प्लीरोम कहते हैं। भ्रूण की जो अष्टक अवस्था होती है, इस अष्टक अवस्था की जो 8 कोशिकाएं होती हैं, ये सबसे पहले परिणत विभाजन अर्थात पेरिक्लाइनल डिवीजन द्वारा विभाजित होकर के एपिडर्मल सेल अर्थात बाह्य त्वचीय कोशिकाओं का एक स्तर बनाती हैं, एक लेयर बनाती हैं। और ये जो बाह्य त्वचीय कोशिकाओं का स्तर होता है अर्थात लेयर होती है, यह पुनः विभाजन करती है, लेकिन इस प्रकार या इस जो बार विभाजन होता है उसे हम अपनत विभाजन जिसे आप एंटीक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। और इस अपनत विभाजन एंटीक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप इस भ्रूण में डर्मेटोजन अस्तर का निर्माण होता है, और ये डर्मेटोजन जो लेयर होती है, इसके भीतर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बार बार विभाजन करती हैं। यह विभाजन अनुप्रस्थ विभाजन या अनुलंब विभाजन, जिसको आप ट्रांसफर डिवीजन और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन कहते हैं, इन विभाजनों के फलस्वरूप डर्मेटोजन के भीतर प्लीरोम अस्तर और इसके भीतर की ओर पेरिब्लम अस्तर बनाते हैं। इनमें जो प्लीरोम होता है, जिसे हम हिंदी में वलकुट जन अस्तर कहते हैं, वलकुट जन अस्तर वलकुट अर्थात कॉर्टेक्स का निर्माण करती है, जबकि जो पेरिब्लम होता है जिसे हम रंभजन अस्तर कहते हैं, यह रंभ अर्थात स्टील तंत्र का विकास करती है। इस प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण हो जाता है। इस ऊतकों के निर्माण के पश्चात यह जो भ्रूण होता है वह वृद्धि करके
हृदयाकार हो जाता है, हार्ट शेप हो जाता है। हार्ट शेप भ्रूण में 2 बीज पत्र कोटिलेडॉन्स अर्थात 2 बीज पत्रों का निर्माण हो जाता है। दोनों बीज पत्रों के मध्य एक अक्ष होता है, एक्सिस होता है, जिसके द्वारा ये दोनों बीज पत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस अक्ष या एक्सिस के बीच में प्लूम्यूल अर्थात प्रांकुर होता है, जो प्ररोह तंत्र के निर्माण में, और दूसरा भाग मूलांकुर अर्थात रेडिकल होता है, जो मूल तंत्र अर्थात जड़ तंत्र के निर्माण में भाग लेता है। इस भ्रूण की जो विकास की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सामान्यतः द्विबीजपत्री पौधों में देखा जा सकता है या देखा जाता है। इस प्रक्रिया का अध्ययन क्रूसीफेरी कुल के पौधे, जिसका नाम है कैप्सेला बरसा पेस्टोरिस, यह प्रक्रिया सामान्यतः इसी पौधे में देखी गई थी, जिसको देखा गया कि बाद में सामान्यतः सभी पौधों में सभी द्विबीजपत्री पौधों में इसी तरह से भ्रूणीय विकास होता रहता है। इस प्रक्रिया के पश्चात हम एक बीजपत्री पौधों में भ्रूणीय विकास को जानेंगे। अतः यह लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आगे के लेक्चर में हम एक बीजपत्री में भ्रूणीय विकास का अध्ययन करेंगे। थैंक्स।